ड्रामा की स्टार्टिंग में हम ड्रामा के मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम यांग होता है, जो यहाँ पर अपने लाइटर को लिए अपने सिगरेट को जला रहा होता है। इतने में इस ड्रामे की फीमेल लीड शिनी की एंट्री होती है। उसे देखते ही यांग अपने पास कर लेता है और उसे किस करने लग जाता है। शिनी उसे रोकते हुए कहने लगती है कि नहीं ऐसा मत करो, तो यांग रुक जाता है और यही से स्टोरी पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शिनी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो वो पार्ट टाइम जॉब किया करती थी अपने ट्यूशन का खर्चा निकालने के लिए। तो उसे एक टूर गाइड का जॉब मिला था। यहीं पर यांग को देखते हैं जो अपना मूड फ्रेश करने के लिए विलेज साइड पे आया होता है। वो अपने फ्रेंड से बात करता है। उसका फ्रेंड कहने लगता है कि तुम जल्दी से अपना मूड फ्रेश करके वापस आ जाओ, तुम्हारी फियांसे लिली तुम्हारा वेट कर रही है। तो ये सुनते ही यांग कहने लगता है कि मैंने उसे अपनी फियांसे नहीं माना है, मेरी फैमिली ने जबरदस्ती मेरी शादी उससे फिक्स करवाई है, मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतने में शिनी यहाँ पर आ जाती है। यांग तो शिनी को देखते ही उसे देखते रह जाता है। शिनी तो उसे इतनी सुंदर लगती है कि जैसे मानो उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी है। अब यहाँ पर शिनी उसे एक नॉर्मल कस्टमर की तरह ट्रीट करते हुए उसके पास आती है। वो उससे बात करने के लिए जाती है। यांग उसके बारे में उससे पूछने लगता है, तो शिनी यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देती है। अपना नाम वगैरह बताने के बाद वो उसे कहने लगती है कि वो उसकी गाइड होने वाली है और वही इस विलेज के आसपास का एरिया उसे घुमाने वाली है। यांग को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इनफैक्ट वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर शिनी को अंदाजा नहीं होता कि यांग डे वन से उसके बारे में क्या फील कर रहा है। यांग को तो उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। यहाँ पर शिनी ने यांग का होटल वगैरह बुक करवा दिया था, तो यांग कहाँ पर स्टे करने वाला था ये सब कुछ उसे पहले से ही पता था। शिनी का नॉर्मल बिहेवियर ही यांग को उसके पास इतना अट्रैक्ट कर रहा था और शिनी तो इन बातों पर ध्यान नहीं देती कि भले ही उसे यांग बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगता था, लेकिन उसकी नजर में यांग तो सिर्फ एक रिच बॉस है और ऊपर से यांग इतनी ज्यादा वेल्दी फैमिली से है कि शिनी तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। नेक्स्ट डे शिनी अपने विलेज की फेमस स्पॉट्स उसे दिखाने के लिए लेकर जाती है। यहाँ पर शिनी के फ्रेंड की मॉम ने एक स्टॉल लगाई थी। वो यांग को उसकी शॉप पर लेकर जाती है क्योंकि वो ये चाहती थी कि यांग इस शॉप से ही कुछ चीजें बाय कर ले ताकि उसके फ्रेंड की मॉम की कुछ हेल्प हो जाए। और यहाँ पर यांग सच में कुछ चीजों को बाय भी कर लेता है, जिसके बाद शिनी यहाँ के फेमस टेम्पल पर वहाँ उसे लेकर जाती है और वहाँ के आसपास के एरियाज को भी विजिट करते हैं। यांग की नजर तो शिनी से हट ही नहीं रही थी, वो पूरी तरह से उससे अट्रैक्ट हो चुका था। यांग का अब तक कोई रिलेशनशिप नहीं रहा था। अब रात में अपने होटल रूम में वो ड्रिंक कर रहा था, तभी उसे उसके फ्रेंड की कॉल आती है और यांग अपने फ्रेंड को बताने लगता है कि शायद वो यहाँ पर एक लड़की से अट्रैक्टिव फील कर रहा है। तो उसका फ्रेंड उसे समझाने लगता है कि ब्रो जैसी हमारी लाइफस्टाइल है, टाइम पास करने तक तो ठीक है, लेकिन तुम जानते हो कि बिना अमीर बैकग्राउंड के हमारी फैमिली उस लड़की से शादी करने मानेगी नहीं। फ्रेंड की ऐसी बात सुनकर यांग कॉल कट कर देता है। फिर वो अपनी स्मोक लेने के लिए बाहर निकलता है तो देखता है कि शिनी तो पार्ट टाइम जॉब कर रही है, लेकिन कुछ कस्टमर्स वहाँ पर शिनी को परेशान कर रहे थे। वो लड़के शिनी को हरास करने लगते हैं। इतने में यांग यहाँ पर इसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। वो उन गुंडों से उसे बचाता है। उसे कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स इतने रात को तुम्हें जॉब के लिए भेजते हैं। जैकेट निकाल के उसे पहनाता है तो शिनी कहने लगती है कि सबकी जिंदगी तुम्हारी जैसी नहीं होती, उसे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है ताकि वो अपने कॉलेज फीस की खर्चा निकाल सके। अब वो यांग को थैंक्स कहती है उसकी जान बचाने के लिए। यांग तो शिनी की हेल्प करना चाहता था, लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर वो डायरेक्ट उसे पैसे ऑफर करेगा तो शिनी इस बात के लिए कभी नहीं मानेगी, इसीलिए वो पहले शिनी के बारे में और ज्यादा जानने की सोचता है। शिनी यांग को उसका कोट देकर उसे उसके होटल रूम तक छोड़ती है और वो अपने घर की तरफ चली जाती है। यांग तो उसके ख्यालों में खोया रहता है। शिनी जैसे घर पहुँचती है तो मॉम उसे ही डांटने लगती है, कहती है कि आज तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया, अब जाकर खाना बनाओ सबके लिए, सब लोग भूखे हैं, क्या हमें भूखे मारने का इरादा है। शिनी मॉम को कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे हर रोज इतना ही काम करना पड़ता था। उसकी मॉम तो अपने नालायक बेटे से ज्यादा प्यार करती थी। वो तो कुछ भी नहीं करता था, ना ही पढ़ता था और ना ही पार्ट टाइम जॉब करता था और कुछ टाइम पास किया करता था। शिनी तो घर के काम करती थी, कॉलेज भी जाती थी और पार्ट टाइम जॉब भी करती थी ताकि अपने कॉलेज की फीस निकल जाए। शिनी ने अपने कमरे में एक बॉक्स छिपा कर रखा था जिसमें वो अपने ट्यूशन फीस के लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी। अब उस बॉक्स में थोड़े ही दिनों में उसके ट्यूशन और कॉलेज जाने के लिए पैसे जमा होने वाले थे। उसकी लाइफ में वही एक मोटिवेशन बचा था। नेक्स्ट डे शिनी यांग को लेकर पहाड़ों की सैर करवाने के लिए लेकर जाती है, लेकिन एक्सीडेंटली शिनी गिरने वाली होती है तो यांग उसे बचा लेता है। दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं। यांग को तो रहा नहीं जा रहा था और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर शिनी के जॉब वाले कुछ और लोग आ जाते हैं। वो दोनों तो यहाँ पर यांग को देखकर इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और कहते हैं कितना हैंडसम है। एक्चुअली ये शिनी
शिनी के फ्रेंड्स कम बट एनिमीज ज्यादा होते हैं। ये रेड ड्रेस वाली लड़की शिनी से यांग के बारे में पूछने लगती है, इतना हैंडसम लड़का कौन है? तो शिनी कहने लगती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो बस यहाँ पर अपना जॉब कर रही हूँ। आगे यांग जैसे ही अपने रूम में आता है तो यहाँ पर वो अपने फ्रेंड को कॉल करके बात करता है। वो अपने उस फ्रेंड को शिनी के बारे में हर चीज बताने लगता है। यहाँ पर शिनी यांग से मिलने के लिए आई होती है और उससे कुछ बात करने के लिए आई होती है और साथ ही में वो उसे कल का प्लान भी बताने लगती है कि कल ये दोनों कहाँ आने वाले हैं। नीचे पार्टी चल रही थी। शिनी को जानबूझकर वो दोनों ऊपर भेजती हैं ताकि वो यांग के पास जाए और यांग को नीचे लेकर आए। शिनी यांग को नीचे चलने के लिए कहती है। यांग तुरंत आ जाता है उसके साथ। अब शिनी यहाँ पर यांग को यहाँ की ट्रेडिशनल डिशेस ट्राई करने के लिए कहती है। उनको वो टेस्टी भी लगते हैं। ये रेड ड्रेस वाली लड़की शिनी से जेलस फील करने लगती है क्योंकि यांग शिनी को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा था। रेड ड्रेस वाली लड़की रात में यांग के रूम तक आ जाती है। गलती से शिनी भी ये देख लेती है। सोचती है कि ये दोनों टाइम स्पेंड करने वाले हैं। जाने लगती है कि शायद वो यांग का फ्री टाइम डिस्टर्ब कर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग शिनी दोबारा यांग को यहाँ के फेमस स्पॉट्स दिखाने के लिए लेकर जाती है। रात की बात को लेकर यांग थोड़ा सा डिस्टर्ब था और वो खुद ही शिनी को क्लियर करने लगता है कि कल रात उसने उस लड़की को रूम के अंदर आने नहीं दिया था। शिनी को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे और हाँ कहती है। इतने में यहाँ पर शिनी का वही फ्रेंड आता है और वो शिनी को अपना स्कार्फ ऑफर करने लगता है और फिर वो अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से चला जाता है। अब ये सब कुछ देखकर यांग तो बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगता है। यांग जेलसी में डायरेक्टली शिनी से पूछ लेता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? शिनी जैसे ही मना करती है तो वो तुरंत ही उसका स्कार्फ निकाल कर फेंक देता है और अपना स्कार्फ शिनी को पहना देता है। कहता है किसी का भी स्कार्फ ऐसे मत पहना करो। वो यांग का स्कार्फ ले लेती है क्योंकि उसे वो लौटाना भी था उससे। वो उसे आगे घुमाने ले जाती है बट यांग अपने जेलसी को कंट्रोल नहीं कर पाता और आगे बढ़कर वो शिनी को किस करने लग जाता है। शिनी खुद से उसे दूर करते हुए कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? यांग उसे कहने लगता है कि वो गो तुम्हारे लायक नहीं है, वो उससे दूर रहे, तुम उससे बेटर डिजर्व करती हो। शिनी को यहाँ पर यांग का ये बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आता कि वो ऐसा कैसे रिएक्ट कर सकता है। उससे कहती है कि हम कल मिलते हैं। आई थिंक कि आज के लिए ये कुछ बहुत ज्यादा हो गया है। शिनी बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल थी क्योंकि यांग ने उसे सडनली किस किया था और वो ऐसे कैसे किस कर सकता है क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं था। आज के लिए शिनी बहुत ही ज्यादा सैड थी। ऊपर से जैसे वो घर पहुँचती है तो हर रोज की तरह मॉम उसे डांटते हुए उसे खाना बनाने के लिए कहती है। शिनी सैड होकर पहले थोड़ी देर के लिए अपने रूम में जाती है। अपने रूम में आकर वो बहुत रोने लगती है और खुद को संभालते हुए देखती है कि उसके बॉक्स में से पैसे गायब हैं और वो बाहर आकर मॉम से पूछने लगती है कि आखिर मेरे बॉक्स में से पैसे किसने लिए? मॉम उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारे भाई को जरूरत थी इसलिए मैंने दे दिए। शिनी वो पैसे वापस मांगती है क्योंकि बहुत मुश्किल से उसने कॉलेज और ट्यूशन फीस के लिए पैसे जमा किए थे। अब यहाँ पर गुस्से में मॉम उस पर और भी ज्यादा गुस्सा निकालने लगती है। मॉम की साइड पे ही होते हैं और मॉम उसे घर से बाहर निकाल देती है। मॉम कहती है जब तुम हमें पैसे दे ही नहीं सकती तो तुम यहाँ पर रह भी नहीं सकती। अपनी मॉम की ये बातें सुनकर शिनी हर्ट हो जाती है। अब जाने के लिए उसके पास कोई भी घर नहीं था। अब वो बाहर आकर चुपचाप रोड के साइड पर बैठी हुई थी। इतने में यांग यहाँ पर आता है और वो अपने साथ शिनी को अपने घर लेकर जाता है। शिनी बहुत ज्यादा भीगी हुई थी। वो उसे ड्रेस चेंज करने के लिए कहता है। साथ में कहता है कि वो आज रात यहाँ पर स्टे कर सकती है। शिनी तो बहुत ज्यादा रो रही होती है। वो उसे कूल डाउन करने की कोशिश करता है। अब जैसे एक शिनी ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है तो यांग अपने उसी फ्रेंड को कॉल करता है और वो कहता है कि वो इस लड़की के साथ नाइट स्पेंड करना चाहता है। पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो उसका फ्रेंड कहता है कि प्रॉब्लम क्या है, तू हैंडसम है, रिच है और तू उस लड़की से प्यार नहीं करता, बस फिजिकली अट्रैक्टेड है तो उससे रोमांस कर, उसे पैसे देकर इस बात को खत्म कर दे। रिलैक्स होते ही अपने सिटी वापस लौट आ जा क्योंकि हम उस सिटी से बिलोंग नहीं करते। रोमांस करना भी ठीक था और पैसे देना भी ठीक था लेकिन यांग ने कभी शिनी से रिश्ता तोड़ने की कभी नहीं सोची क्योंकि वो तो उसे हमेशा अपने पास ही रखना चाहता था। कॉल कट होते शिनी आती है। यांग उसे देखते ही उसके क्लोज जाता है और उसे किस करने लग जाता है और यही हमारे ड्रामे का स्टार्टिंग सीन था जहाँ पर ये दोनों किस कर रहे थे। जहाँ पर शिनी उसे ऐसा करने के लिए रोक रही थी। अभी शिनी उसे रोकती है और ऐसा करने के लिए मना करती क्योंकि उन दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप ही नहीं था। कि मना करते ही यांग भी रुक जाता और अपने रूम में चला जाता है। अब शिनी ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा अकेली महसूस करती है और उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था तो वो बाहर निकल आती है और वो सोचती है कि आखिर इतनी रात को वो कहाँ जाएगी। उसके पास तो होटल रूम लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। शिनी जैसे ही अपनी दादी को कॉल लगाती है तो शिनी दादी को माँ के बारे में सब कुछ बताती है तो दादी मॉम का साइड लेते हुए शिनी से कहती है, अरे मॉम ने फिर से तुम्हें घर से निकाला, अपनी मॉम की बात माननी चाहिए, तो मॉम को गुस्सा ही क्यों दिलाती। शिनी को तो अपने कॉलेज फीस के लिए पैसे चाहिए थे इसीलिए वो यांग के पास वापस आ जाती है। वो यांग से कहती है कि वो उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए रेडी है लेकिन बदले में उसे उसके लिए पैसे चाहिए। यांग को नहीं पता था कि शिनी को पैसे किस लिए चाहिए लेकिन यांग यहाँ पर अपने डिजायर को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो डील के लिए हाँ कहता है और वो इसके बाद वो शिनी को किस करने लगता है। ये एक शिनी का फर्स्ट टाइम था, वो इसलिए बहुत ज्यादा नर्वस थी। अब ये दोनों किस
डिस्कस करते हुए एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही यांग की नींद खुलती है तो इतने में उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है। उसका फ्रेंड उसे कहने लगता है कि लगता है तुम दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो यांग उसे कहने लगता है कि इतनी रात को तुमने क्यों फोन किया मुझे। तो उसका फ्रेंड उसे बताने लगता है कि भाई अगर तेरा काम हो गया तो तुम पैसे देकर इस मैटर को यहीं पर क्लोज कर देना, ज्यादा इमोशनल मत होना, ज्यादा उस लड़की से अटैच्ड मत होना। तो यांग कॉल कट कर देता है। इतने में शिनी की नींद खुलती है तो यांग उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दिए तो तुम्हें और किसी चीज की सोचने की जरूरत नहीं है। शिनी यहाँ पर ऐसे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल थी। अब ये सब कुछ होने के बाद वो यांग से जो कुछ भी रिलेशन था उसे तोड़कर यहाँ से जाने की सोचती है, क्योंकि इन दोनों में डील थी कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी तो यांग उसे पैसे देगा। अब शिनी जैसे यांग के पास उससे बात करने के लिए जाती है तो यांग फिर से उसके साथ एक बार नाइट स्पेंड कर लेता है। अब अगली मॉर्निंग जैसे यांग की नींद खुलती है तो वो देखता है कि शिनी ने उसके लिए एक नोट छोड़ा है। उस नोट में उसने लिखा था कि वो यांग के साथ अपना डील पूरा करके जा रही है। उसने यांग के साथ टाइम स्पेंड किया और उसके बदले वो उसके पैसे लेकर चली गई है। और कभी अगर हम गलती से फ्यूचर में एक दूसरे से टकराए तो हम ऐसे बिहेव करें कि हम दोनों एक दूसरे को जैसे जानते ही ना हो। सोचता है कि कैसे रिएक्ट करूं जैसे वो उसे जानता ही ना हो। यांग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शिनी उसे इस तरह से छोड़कर चली जाएगी। वो उसे कॉल करता है बट शिनी का कॉल नहीं लगता। आगे हम देखते हैं शिनी को जिसने अपना सिम भी निकाल दिया था और वो अपने कॉलेज में भी इन्फॉर्म करती है कि उसके बारे में किसी को भी ना पता चले, और वो जिस कॉलेज में जाने वाली थी वहाँ का सब कुछ अरेंजमेंट उसने कर लिया था। दूसरी तरफ यांग उस विलेज में जहाँ शिनी को ढूंढ सकता था वो वहाँ जाकर उसे ढूंढने लगता है। वो उसके कॉलेज में भी जाता है लेकिन उसे वहाँ भी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अब शिनी यांग की लाइफ से ऐसे गायब हुई थी जैसे वो थी ही नहीं। दूसरी तरफ हम शिनी को देखते हैं जो गो की मॉम को उसका स्कार्फ लौटाने के लिए आती है। तो गो की मॉम इनडायरेक्टली शिनी से कहने लगती है कि ऐसा है ना, तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमें सब कुछ पता है कि वो लोग कैसे हैं, तुम मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो, उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा है। तो शिनी कहने लगती है कि मैं आपके बेटे में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, वो खुद मेरे पीछे लगा रहता है, मैं तो बस यहाँ सिर्फ उसका स्कार्फ लौटाने के लिए आई हूँ। अब मैं ये शहर छोड़कर यहाँ से वापस जा रही हूँ। वैसे ये कह के वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यांग अपने शहर वापस लौट आया था। वो शिनी को बहुत ही मिस कर रहा था और उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर रहा था। तो उसका फ्रेंड उसे कहने लगता है कि यार एक लड़की ही तो है, इससे इतना ज्यादा इमोशनली अटैच होने की क्या जरूरत है। तो वो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि तुम तो चिल करो, तुम्हें वैसे भी कितनी लड़कियां मिल जाएंगी। और कुछ खूबसूरत लड़कियों को उसका फ्रेंड उसके लिए बुलाता भी है, लेकिन यांग को उनमें से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं था। अब वो उनको डांट कर फिर वो यहाँ से उठकर चला जाता है। अब इस बात को 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बाद शिनी अपना कॉलेज कंप्लीट करके एक कंपनी में जॉब कर रही थी। वो अपने मॉम डैड से बात नहीं करती थी। यहाँ पर बहुत सारे लड़के शिनी को परस्यू कर रहे थे बट शिनी उन सबको रिजेक्ट करती रहती थी। और दूसरी तरफ यांग के पेरेंट्स उसे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे। यहाँ पर यांग अपने पेरेंट्स के इस बात पर साफ तौर से मना कर देता है कि उसे लिली में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो बिजनेस मैरिज बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कि तभी यांग को यहाँ पर शिनी की एक झलक दिखती है। उसे लगने लगता है कि कहीं ये सच में शिनी ही तो नहीं है। उसने अपने फ्रेंड को जितना हो सकता था शिनी के बारे में उसके बारे में बताकर उसे ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन इन 3 सालों में उसे शिनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। अब 3 साल बाद जैसे ही यांग शिनी को देखता है तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आते ही उसे शिनी बिल्कुल भी नजर नहीं आती। उसे लगता है कि उसे हेलुसिनेशन हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे शिनी जब ऑफिस में थी तो उसे पता चलता है कि आज जो बॉस का बेटा है वो आज से कंपनी संभालने के लिए आ रहा है। ये सुनकर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका बॉस जो आने वाला था वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था और वो बॉस कोई और नहीं बल्कि यांग था। यहाँ पर शिनी ने यांग को अभी तक नहीं देखा था, लेकिन यांग की एक नजर वापस से शिनी पर पड़ती है। उसे ऐसा लगता है कि सच में यहाँ पर शिनी ही तो नहीं है। अब सब लोग अपने नए बॉस को वेलकम करने के बाद अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। यहाँ यांग का सेक्रेटरी शिनी को अपने ऑफिस में लेकर जाता है कि शिनी का काम बहुत अच्छा था और बॉस उसे अप्रिशिएट के लिए बुला रहे थे। यहाँ पर शिनी को ऐसा लगता है कि उसने नए बॉस को देखा उसे थोड़ा यांग जैसा नजर आ रहा था। ये सोचती है कहीं वो यांग ही तो नहीं है। शिनी बहुत ही कंफ्यूजन में थी। वो डरते डरते ऑफिस में पहुंचती है और उसका जो बॉस था वो सच में यांग ही था। अब दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। शिनी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, इसलिए वो भाग के ऑफिस से बाहर जाती है। अब यांग शिनी को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली शिनी उसके लाइफ में वापस आ चुकी थी और वो खुद से कहने लगता है कि शिनी फाइनली तुम मुझे मिल गए, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। शिनी चुपचाप अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है तो उसकी ऑफिस कलीग फ्रेंड उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ शिनी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना। शिनी यहाँ पर यांग और उसके
के बारे में इसे नहीं बताती। उसकी हेल्थ कुछ ठीक नहीं लग रही है, रीजन देकर वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ बाहर यांग शिनी का आने का ही वेट कर रहा था। उसे देखते ही वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। शिनी यहाँ पर उसकी बात नहीं मानती तो यांग उसे उठाकर जबरदस्ती अपनी कार में बिठा लेता है। शिनी सोचती है कि यांग अचानक से उसकी लाइफ में कैसे वापस आ गया। एक दूसरे को ना पहचानने का इनका तो डील था ना, इसलिए वो यांग को फेस नहीं करना चाह रही थी। यांग शिनी को छोड़ता नहीं है और उसके क्लोज आने लगता है। यांग यहाँ पर उसे सीट बेल्ट पहनाने के लिए उसके बहुत ही क्लोज आता है। यहाँ पर शिनी बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है क्योंकि यांग शिनी के बहुत ही क्लोज आते जा रहा था। यांग शिनी को किस करने की कोशिश कर रहा था बट वो उसे दूर करती है तो वो कहता है कि तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो, और उस दिन वो अचानक से उसे छोड़कर चली गई। पिछले 3 सालों से वो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। तो शिनी उससे कहने लगती है कि हमारे बीच में जो डील हुआ था मैं उसे पूरा करके चली गई थी। मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया और तुमने मुझे पैसे दिए। कोई रिलेशनशिप नहीं था तो फिर साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यांग गुस्से में कहने लगता है कि तुमने मुझे क्या समझ के रखा था। माना कि हम दोनों का रिलेशनशिप कुछ अलग तरीके से शुरू हुआ था लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था ना। शिनी बिना कुछ बोले फिर से यहाँ से निकल जाती है। यांग आज रात फिर से अपने सारे फ्रेंड से मिलता है और अपने उस फ्रेंड को बताता है कि वो आज फिर से शिनी से मिला है दोबारा, लेकिन शिनी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि कोई बात नहीं, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती बट अच्छी बात यह है कि वो तुम्हारी कंपनी में ही है, तुम उसे परसीव करने की कोशिश करो, उसे तुमसे प्यार हो ही जाएगा धीरे धीरे और तुम उस पर कंट्रोल भी कर पाओगे। बट असल में यांग तो शिनी को कंट्रोल नहीं करना चाहता था क्योंकि यांग सच में शिनी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और अपनी पूरी लाइफ वो उसके साथ स्पेंड करना चाहता था। अब यहाँ पर इनकी कंपनी में एक इवेंट होता है, यहाँ पर बेस्ट एम्प्लॉयज को अवार्ड दिया जा रहा था। यहाँ पर शिनी आज बहुत ही अच्छे से रेडी होकर आई थी। अब कंपनी का सीईओ यांग यहाँ पर आता है और बेस्ट एम्प्लॉयज का अवार्ड देने लगता है। अब बेस्ट एम्प्लॉयज में से शिनी का भी एक नाम था। शिनी स्टेज पर जाती है अवार्ड लेने के लिए और यहाँ यांग का अपने इमेजिनेशन में एक शिनी से रोमांस किया जा रहा था। शिनी अपना अवार्ड लेकर जाने लगती है। अब यहाँ यांग का सेक्रेटरी जानबूझकर आता है और शिनी से कहता है कि ऊपर वाले रूम में वो कुछ सामान भूल गया है। तो शिनी से कहता है कि जाकर तुम जरा लेकर आना। अब शिनी उसी रूम में वो सामान लेने के लिए जाती है तो वो देखती है कि सामने यांग था। अब यांग उसे यहाँ अकेले में देखकर उसे कहने लगता है कि वो उसके साथ दोबारा से टाइम स्पेंड करना चाहता है। ये कहते के साथ ही वो शिनी को किस करने लगता है। शिनी बहुत ही कंफ्यूजन में थी लेकिन वो खुद भी यांग को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, इसलिए वो उसे रोक नहीं पा रही थी। यांग शिनी से कहने लगता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ रहना है। पिछले 3 सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैं उस दिन तुम्हें प्रपोज करने वाला था लेकिन अचानक से तुम मेरी लाइफ से गायब हो गई, जैसे कि तुम थी ही नहीं। ये कहकर यांग उसे किस करता है और दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं। थोड़ी देर बाद जब शिनी नींद से उठती है तो यांग उसे कहने लगता है कि तुम दोबारा से मेरी लाइफ से नहीं जा सकती। मैं तुम्हें सच में मेरी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं उस दिन ही तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन तुम सुबह होते ही उठकर वहाँ से चली गई। शिनी कहने लगती है कि हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है, हम दोनों रिलेशनशिप में कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ यांग उसे कहने लगता है कि दुनिया क्या सोचती है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं और तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं, यही मैटर करता है। तो शिनी यांग से कहने लगती है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए ये बात सोचने समझने के लिए कि असल में वो उसे प्यार करती है या नहीं और उसके गर्लफ्रेंड बनना चाहती भी है या नहीं। तो यांग उसके बात को मान जाता है, जिसके बाद शिनी अपने ऑफिस के डॉर्मेट्री में पहुंचती है। पर वो थोड़ी नर्वस थी कि उसे आगे अब क्या करना चाहिए। यहाँ वो यांग के बारे में सोचने लगती है। इतने में ही यांग उसे ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है। यहाँ पर शिनी के ऑफिस के लोग आसपास रहते थे और शिनी ऐसा नहीं चाहती थी कि वो लोग यांग को यहाँ पर देखे उसके साथ, और उसे यांग को अपने रूम के अंदर लेना पड़ता है। अब यांग 3-4 दिन के लिए शिनी के घर में ही रहने वाला था और शिनी चाहकर भी उसे वहाँ से निकाल नहीं सकती थी। ये दोनों साथ में ही यहाँ पर रहते हैं। अब कुछ दिनों बाद शिनी ऑफिस पहुँचती है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ कॉलीग्स जो शिनी से जेलस फील करते थे, यहाँ पर वो शिनी के बारे में बातें करने लगते हैं कि खुद को बहुत ही ज्यादा स्वीट एंड इनोसेंट दिखाती थी, कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। बट पिछले 3-4 दिन से उसके कमरे से किसी लड़के की आवाज आ रही थी। ये सच में बहुत ही कैरेक्टरलेस है, इसलिए इतने लड़कों को रिजेक्ट करते हुए आई है। इसके बारे में मुझे तो पहले से ही पता था। अब शिनी ये सारी बातें सुनती है। इनमें से एक वही लड़का था जो शिनी से पहले फ्लर्ट किया करता था, लेकिन शिनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। अब ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर वो उसकी इंसल्ट करने लगता है और अब यहाँ पर ये बात इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि अब इसके सब लोग शिनी को कैरेक्टरलेस समझने लगे थे। इतने में यांग यहाँ पर पहुंच जाता है और
पूछने लगता है कि क्या बात हुई है। वो लड़का क्षिनी की बुराई करते हुए कहने लगता है कि ये कितनी कैरेक्टरलेस लड़की है, ऑफिस के लड़कों को ही पटाना सिर्फ उसका काम है। अब इन्हें क्या पता था कि यांग वही लड़का है और यांग सबसे पहले उस लड़के की पिटाई करता है और साथ में उस लड़के को जॉब से निकाल भी देता है, ये कहते हुए कि आखिर तुम मेरी कंपनी की लड़कियों को कैसे हरास कर सकते हो, तुम जैसे घटिया लोगों को यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखकर सब लोग सोचने लगते हैं कि यांग सच में इतना अच्छा बॉस है जो अपनी फीमेल एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पर सच में यांग ने उस लड़के को जॉब से निकाल भी दिया था। अब वो क्षिनी को अपने ऑफिस में बुलाता है। यहाँ पर क्षिनी आकर रोने लगती है। अब वो उसे शांत करते हुए पूछता है कि क्या हुआ है क्षिनी। तो क्षिनी रोते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, अगर तुम उस 3 दिन के लिए घर पर नहीं रहते तो मेरी इतनी बदनामी नहीं होती। तो यांग उसे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, घबराओ मत, हम हमारे रिलेशनशिप को ऑफिशियली पब्लिक कर देंगे। बट क्षिनी मना करती है तो यांग उसे अपने साथ अपने घर पे रहने के लिए मना लेता है। तो क्षिनी भी मान जाती है। क्षिनी के मान जाते ही यांग यहाँ पर उसे किस करने लगता है, जिसके बाद यांग क्षिनी को अपने साथ अपने घर पर लेकर जाता है। यांग के सारे मेड आपस में बात कर रहे थे कि क्षिनी का क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि पहली बार वो किसी लड़की को अपने साथ घर लेकर आए थे। अब दूसरी तरफ रात में यांग उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है कि मेरे रूम का बेड बहुत ही सॉफ्ट है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी। क्षिनी तो कुछ भी नहीं कहती तो यांग उसे किस करने लगता है और फिर ये दोनों यहाँ पर एक साथ सिर्फ नाइट स्पेंड करते हैं। यांग क्षिनी को अब हमेशा अपने साथ रखने वाला था, वो किसी भी हालत में क्षिनी को खुद से दूर जाने नहीं देने वाला था। क्षिनी भी यांग के साथ इस रिलेशनशिप को ट्राई करना चाहती थी, भले ही उनका रिलेशनशिप आगे बढ़े या ना बढ़े वो तो वक्त ही बताएगा। अगले दिन यांग अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए क्षिनी को लेकर आता है। क्षिनी थोड़ी नर्वस थी लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे काफी कूल डाउन कर देते हैं। सब लोग उसे नॉर्मली फील कराते हैं, ऑकवर्ड उसे कोई भी फील नहीं करवाता। यांग का क्षिनी पर प्यार देखकर सारे क्षिनी की बढ़ाई करने लगते हैं। क्षिनी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। क्षिनी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यांग के फ्रेंड्स उसे इतने ज्यादा अपना लेंगे, इतनी जल्दी अपना लेंगे। अब जब ये दोनों पार्टी से वापस घर लौट रहे थे तभी हम यांग की फियांसे लिली को देखते हैं। उसे यांग और क्षिनी के बारे में पता चल गया था। वो जानती थी कि क्षिनी जैसे लड़कियां पैसों के लिए यांग जैसे अमीर लड़कों के आगे पीछे मंडराती रहती है। लिली के मन में भी यांग के लिए कोई फीलिंग नहीं थी, बट उनकी मैरिज हो रही थी इसलिए वो यांग को किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती थी। अब यांग और क्षिनी दोनों यहाँ से अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यांग क्षिनी को अपने साथ ही ऑफिस लेकर आता है, लेकिन क्षिनी ऑफिस आने से पहले ही उतर जाती है ताकि वहाँ पर किसी को वो यांग के साथ आने का किसी को पता ना चले। अब ऑफिस में आते ही क्षिनी की कॉलीग फ्रेंड उसे पूछने लगती है कि क्या सच में तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया है। उसके गले पर वो लव बाइट का निशान देखती है, लेकिन क्षिनी इस बात को मानने से इनकार करती है। तभी हमें पता चलता है कि लिली ने भी यांग की कंपनी को ज्वाइन कर लिया था और उसने एक बड़े पोजीशन पर ही ज्वाइन की थी, तो सब लोग उसे बॉस जैसा ही दर्जा देना पड़ता है। यहाँ लिली क्षिनी से मिलती है और वो उसे अपने ऑफिस में बुलाती है। जैसे ही क्षिनी उसके ऑफिस में आती है तो लिली उसे कहने लगती है कि मुझे पता है तुम्हारे और यांग के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम दोनों का कोई भी फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मैं यांग की लीगल फियांसे हूँ और हम दोनों की जल्दी शादी होने वाली है। बेहतर यही होगा कि तुम समझ जाओ कि तुम्हारी औकात क्या है और यांग के लाइफ में तुम्हें कितने दिनों के लिए रहना है, ये तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता होगा। असल में क्षिनी को अंदाजा भी नहीं था कि यांग के कोई फियांसे भी हो सकती है और क्या यांग इसे फियांसे मानता भी है या नहीं, बट यांग लिली को तो फियांसे नहीं मानता था। क्षिनी तो ये सारी बातें यांग के साथ क्लियर करना चाहती थी।